वेलकम यूवर्स टू 360 इन्वेस्टिंग। रिसेंट में आपने देखा होगा इंडिया ने 7.6% का जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर किया एंड दिस वाज अहेड ऑफ द एक्सपेक्टेशन बिकॉज एक्सपेक्टेशन समवेयर क्लोज टू 7% के आसपास या उससे नीचे की थी। ये अपने आप में अच्छी अचीवमेंट है, इट्स पॉजिटिव बिकॉज ग्लोबली अगर आप देखोगे उतना अच्छा ग्रोथ बड़ी बड़ी कंट्रीज का भी नहीं आ रहा है जितना अच्छा स्पेस पे अभी इंडिया ग्रोथ कर रहा है जीडीपी टर्म्स में। तो आज हम यहाँ पर डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं जीडीपी के ऊपर। क्या जीडीपी कंप्लीट है अपने आप में? बिकॉज नॉर्मली अगर किसी भी कंट्री का इकोनॉमी को जज करना है तो हम बार बार जीडीपी की बात करते हैं। अगर उस कंट्री का जीडीपी ऊपर जा रहा है तो वी अज्यूम कि वो कंट्री अच्छी कर रही है, राइट। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर जीडीपी नीचे जा रहा है तो हमें लगता है कि वहाँ स्लो डाउन आ रहा है, वहाँ रिसेशन आ सकता है। ये कितना सच है? क्या जीडीपी परफेक्ट है? उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, शॉर्ट कमिंग्स नहीं है? तो लिमिटेशन और शॉर्ट कमिंग के ऊपर आज बात करने वाला हूँ। उसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट्स ऊपर जा रहा है तो मतलब जीडीपी भी अच्छा कर रहा है और देश स्ट्रक्चर लेवल पे, बेस लेवल पे अच्छा कर रहा है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन, अगर किसी एफआईआई को इंडिया में निवेश करना है तो क्या सिर्फ वो एक फैक्टर, सिर्फ एक जीडीपी एज ए फैक्टर देखता है या उसके अलावा और भी दूसरे कौन से इंडेक्सेस देखता है बिफोर दे एक्चुअली वांट टू पुट देयर बिग मनी इन इंडियन इकोनॉमी? तो डिटेल एनालिसिस जीडीपी के ऊपर आज इस वीडियो में करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में विकास हो रहा है या नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेस लेवल पे समझते हैं पहले कि जीडीपी क्या है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या मतलब इसका? एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं विद इन अ गिवन पीरियड, उसको हम एज ए जीडीपी कैलकुलेट करते हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर फिर हम कंपेयर करते हैं कि बढ़ा है या कम हुआ है, ठीक है। तो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए 4 से 5 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जीडीपी में सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब जो भी लोग कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। उसके बाद में आता है इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद आता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रेलवेज पे, डिफेंस पे, जो भी, राइट। तो वो भी एक कैलकुलेशन में आता है। एंड देन लास्टली आपके पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज नेट विच इज इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये भी नेट जो उसका फिगर आता है, ये सारा कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा जीडीपी कैलकुलेशन होता है। अब जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड यूज होते हैं। एक होता है वैल्यू एडेड मेथड, एक होता है इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। सो बेसिकली इनकम मेथड में सारे इनकम्स जो आपके होते हैं, नेशनल इनकम और बाकी सारे जितने फॉरेन अर्निंग्स वगैरह भी, उनको सबको प्लस कर दिया जाता है, राइट। उसके अलावा आपका वैल्यू एडेड मेथड होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, कि कितना वैल्यू ऐड हुआ है थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में नेट लेवल पे। एंड द थर्ड वन इज योर एक्सपेंडिचर। सो बेसिकली एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज हो सकता है लोग अपने इनकम ना दिखाए लेकिन एक्सपेंडिचर तो दिखाएंगे ही, और अगर नहीं भी दिखाए तो एटलीस्ट जो कंपनीज सेल्स कर रही है उनके सेल्स फिगर में आपको समझ में आ ही जाएगा, मालूम पड़ जाएगा कि कितना सेल्स हुआ है। एट द सेम पॉइंट आपको ये समझ में आ जाता है कि कितना कंजम्पशन हो रहा है और कितना पैसा रोटेट हो रहा है इकोनॉमी में, कितनी बड़ी इकोनॉमी है। तो इसीलिए जितनी बड़ी आपका वैल्यू है जीडीपी का, उतना बड़ा आपका इकोनॉमी माना जाता है। तो इंडिया को अगर आप देखोगे, वी आर क्लोज टू 4 ट्रिलियन इकोनॉमी अभी फिलहाल, और विच इज़ द 5th हाईएस्ट। सो ये भी हमने अभी रिसेंट में ही कीर्तिमान रचा है कि हम अभी पूरे वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हम स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ। तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का नॉमिनल जीडीपी इज क्लोज टू 296 लाख करोड़ एंड रियल जीडीपी हमारा है 175 लाख करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली। अब आप लोग बोलोगे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी पे डिफरेंस क्या है? नॉमिनल जीडीपी मतलब जो आज का इन्फ्लेशन है प्राइस में, उसको भी कैलकुलेट किया जाता है, मतलब उसको कंसिडर किया जाता है एग्रीगेट लेवल पे गुड्स एंड सर्विसेज कितने कंज्यूम हो रहे हैं ये पता लगाने के लिए। वेयरएल्स रियल जीडीपी में आपका इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लिया जाता है। मान लो अगर ग्रोथ हो रही है 8% की और इन्फ्लेशन चल रहा है 4 से 5% का, तो मेरा ग्रोथ 3% आएगा अगर 5% इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लिया तो आपको रियल जीडीपी मिल जाएगा, और इन्फ्लेशन के साथ पकड़ा तो आपको नॉमिनल जीडीपी मिल जाएगा। सिंपल है। तो अब तो मैंने आपको बता दिया कि ये सारे पॉजिटिव थे और इंडिया ग्रो तो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू जीडीपी के टर्म्स में, लेकिन अब कुछ नेगेटिविटी और कुछ दूसरी तरफ भी देखते हैं कि क्या और भी चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करना चाहिए।
अब कुछ लिमिटेशन समझ लेते हैं जीडीपी की। तो सबसे पहले लिमिटेशन जो मुझे लगती है दैट इज रिकरिंग एक्सपेंस। क्या मतलब हुआ इस बात का? तो बेसिकली अभी मान लो अगर गवर्नमेंट को एक सड़क बनानी है तो मुझे लगता है कि इंडिया में एक सड़क अगर हम बनाते हैं तो एटलीस्ट वो साल भर तक तो अच्छी चलना चाहिए, राइट। लेकिन होता क्या है इंडिया में कि अगर सड़क बनाई तो 3-4-5 महीने के बाद में आप देखोगे कि उसमें वापस से कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, उसका टेंडर निकलते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्टर वापस से वो सड़क बनाता है, क्योंकि वो सड़क 3-4-5 महीने में ख़राब हो जाती है, उसमें खड्डे पड़ जाते हैं, आम इंसान को दिक्कत होती है, राइट। एंड इसी के लिए वापस से गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की गई है वो उसमें लगती है, एम्प्लॉयमेंट थोड़ा जनरेट होता है, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स को लेबर मिलता है। तो ये सब एक्चुअली एथिकली तो राइट नहीं है, क्योंकि एक ही बार जो काम होना चाहिए था आप उसमें बार बार मेहनत कर रहे हो और उसमें पैसा भी लग रहा है। लेकिन जीडीपी के लिए ये पॉजिटिव है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग एक्सपेंस करेंगे, कंज्यूम करेंगे, जितना ज़्यादा काम होगा उतना ज़्यादा आपका जीडीपी का वैल्यू बढ़ेगा। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि किसी भी ईयर का अगर बेस इफेक्ट चेंज कर लो, जैसे मान लो कोविड में जीडीपी बहुत ज़्यादा गिरी थी, आपने देखा होगा, तो अगर मैं 2020 को ही बेस ईयर मान लूँ तो ऑब्वियसली हमारा जो नेक्स्ट ईयर का परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा होगा। तो ऐसे नंबर्स में भी सरकार ट्वीक कर सकती है, अगर वो बेस जो ईयर है उसको ही चेंज कर दे तो नंबर्स में भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। अब तीसरा इशू जो है जीडीपी कैलकुलेशन में दैट इज अ बिग चंक ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? बेसिकली जो एक चाय वाला है या वड़ा पाव वाला है जो ठेले पे धंधा कर रहा है, जो गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर्ड नहीं है, कंपनीज के साथ में कोई कंपनी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना ही वो टैक्स पे कर रहा है, तो उसका इनकम का कभी गवर्नमेंट को पता नहीं चलता, वो ब्लैक में धंधा करता है और इसी तरीके से वो टैक्स भी पे नहीं करता है और हो सकता है कि वो एलिजिबल भी ना हो टैक्स पे करने के लिए, क्योंकि उसका अर्निंग शायद बहुत कम है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत कमा रहे हैं ब्लैक में काम करके और फिर भी टैक्स नहीं पे करते, तो उनके लिए टैक्स पे करना चाहिए उनको। बट देन ऐसे लोग, इनफॉर्मल सेक्टर हमारा इकोनॉमी में 40-50% है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप लेबर्स की बात करोगे तो 70% ऐसे लेबर्स हैं जो या तो ब्लैक में धंधा कर रहे हैं, काम छोटा मोटा कर रहे हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है कहीं भी, ना ही उनके पास इतने वेजेस हैं कि वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करे, बिकॉज वो एलिजिबल नहीं होते हैं। तो लेबर मार्केट की भी बेसिकली आप देखोगे तो बहुत हालत ख़राब है। और एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं आप बात करूँ तो इनफॉर्मल सेक्टर जो पहले थोड़ा ज़्यादा हुआ करता था, अब वो फॉर्मल सेक्टर की तरफ जा रहा है, बिकॉज फॉर्मल सेक्टर्स जो है वो मार्केट शेयर गेन करते जा रहे हैं। इसके लिए आप देखोगे छोटे धंधे वाले हैं वो हमेशा ही आपको बोलेंगे कि धंधा पहले जैसा नहीं हो रहा या काम पहले जैसा नहीं है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। वो इसलिए आ रही हैं बिकॉज जो बड़े प्लेयर्स है, बड़ी इकोनॉमी है, वो टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर रही है और वो मार्केट शेयर गेन करते जा रही है, ज़्यादा बिजनेस अट्रैक्ट करते जा रही है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि एक और शॉर्ट कमिंग है जीडीपी में। जीडीपी आपको इनकम स्टेबिलिटी नहीं बताता किसी भी इकोनॉमी में। मतलब अगर इंडिया, स्पेशली इन इंडिया मार्केट्स, अगर इंडिया की बात करो तो इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया 40 से 50% इनफॉर्मल है, राइट। लेकिन अगर हम उसको यूके से कंपेयर करेंगे तो यूके एक डेवलप नेशन है और मैक्सिमम अगर आप देखो यूके डेवलप नेशन है तो बहुत सारे लोग टैक्स भी पे करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पर जो बिजनेसेस है दैट इज ऑल्सो रेगुलराइज्ड, ठीक है। तो ये सब चीज़ के बारे में अगर आप यूएस या यूके में बोलोगे कि यूके में फॉर्मल सेक्टर ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपको वहाँ जीडीपी का क्लियर पिक्चर मिल जाएगा, तो वो एक हद तक सही हो सकता है। लेकिन अगर आप इंडिया को कंपेयर करते हो तो जीडीपी आपको क्लियर पिक्चर नहीं देता, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर ज़्यादा है। इससे एक और चीज़ ये होती है कि इनकम डिस्पैरिटी, जैसे कि अमीर होते जा रहा है, गरीब होते जा रहा है, ये चीज़ का फ़र्क बहुत है इंडिया में, जो आपको जीडीपी के टर्म्स में देखने नहीं मिलता। क्यों नहीं देखने मिलता? उसका रीज़न ये है कि जैसे कि मान लो आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अप्रॉक्सीमेटली अगर आप कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग ये सब चीज़ों को कोलैबोरेट करोगे, इंपोर्ट माइनर एक्सपोर्ट, तो आपको नेट जीडीपी का वैल्यू मिलता है। इसमें से एक पिलर का हमने बात किया विच इज़ कंजम्पशन। कंजम्पशन हमारे आप से ही बनता है। तो अब कंजम्पशन में बेसिकली जो रूरल इकोनॉमी का ग्रोथ है वो एक्चुअली डी ग्रो हो रहा है। और बेसिकली जो मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जहाँ पर आप बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, तो 70 करोड़ लोग जो है बेसिकली जो पॉवर्टी लाइन के आसपास हैं
उनका जो अर्निंग्स एस्टिमेशन में जो बढ़ोतरी आई है दैट इज ओनली 1%, मतलब 1 से 1.5% का उनका ग्रोथ हुआ है अर्निंग्स टर्म्स में, वेरेल्स 4 से 5% आपका इन्फ्लेशन कंसिस्टेंटली ग्रो किया है। मतलब वो एक्चुअल में ग्रो नहीं कर पा रहे, इन्फ्लेशन के ऊपर, महंगाई के ऊपर ग्रो नहीं कर पा रहे, वो एक्चुअली डी ग्रो हो रहे हैं। अब एक और चीज आती है, कुछ शेल कंपनीज आती है जो टाइम टू टाइम जब भी स्क्रूटिनी होती है तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, कभी न्यूज में देखते हैं कि शेल कंपनीज को पकड़ा गया। तो शेल कंपनीज वो कंपनीज है जो एग्जिस्टेंस में नहीं है लेकिन उनके नाम पे फर्जी प्रोडक्शन या फर्जी डॉक्यूमेंटेशंस चले जा रहे हैं, जिसके थ्रू उनकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं काउंट हो जाती है जीडीपी में, जबकि एक्चुअल में कोई प्रोडक्शन हो नहीं रहा। तो ये शेल कंपनीज के चलते भी कहीं ना कहीं आपके जीडीपी में थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। और उसके अलावा अगर गवर्नमेंट खुद भी नंबर्स में हेरा फेरी कर दे तो भी आपको एज अ कॉमन मैन, आम आदमी को क्या मालूम पड़ेगा, राइट। तो उसके थ्रू अगर गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत नंबर्स में यहाँ वहाँ कर देती है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट हो सकती है वो, तो भी जीडीपी का नंबर ऊपर नीचे हो सकता है और आने वाले टाइम्स में हमें इसका गलत इम्पैक्ट ओवरऑल ग्रोथ में देखने मिल सकता है। तो अब आप मुझे पूछोगे अजीम ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है कि आप बोल रहे हो कि जीडीपी तो ऊपर जा रहा है, मतलब जीडीपी स्ट्रांग है, लेकिन आप बोल रहे हो कि एक जो पिलर है जीडीपी का विच इज कंजम्पशन दैट इज ओनली ग्रोइंग एट 4.4%, मतलब वो वीक ग्रोथ दिखा रही है, तो फिर नंबर कैसे अच्छा दिख रहा है? दैट इज बिकॉज कि आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्ट्रांग कर रहा है। अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा होगा तो बजट में बार बार उसको रिवाइज किया है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है। ऑन दी अदर हैंड जो आपका डिफेंस है, जो आपका इंफ्रा, आपका एयरपोर्ट्स, रेलवेज, ये सब चीज़ों पे गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैपेक्स किया है। और अगर रेलवे स्टॉक्स इतने ऊपर क्यों गए हैं, इसमें क्या रिफॉर्म्स आए, ये जानने में आपको इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल पे आप रेलवे के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया वो ज़रूर देखिएगा, इट विल गिव यू लॉट ऑफ क्लैरिटी। तो ये रीजंस है कि बिकॉज स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है, स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए आपको ओवरऑल नंबर ऊपर दिख रहा है। क्योंकि बीच में आरबीआई ने भी रिसेंट में बताया था कि आपका जो हाउस होल्ड सेविंग है वो कोविड के टाइम पे या कोविड के बाद में अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11% था, जो अभी गिर के सिर्फ 5% रह गया है। ऑल्दो द इकोनॉमी इज रिकवरिंग, लेकिन जो हाउस होल्ड, आम इंसान के घर में जो सेविंग हो रही थी वो स्क्वीज होते जा रही है। 2010 में यही सेविंग आपका 25% थी वर्सेस जीडीपी, आपके जीडीपी का 25%, और आज सिर्फ 5% है। तो हमें जो वेस्टर्न कल्चर हम शायद से अडॉप्ट कर रहे हैं, ज़्यादा स्पेंडिंग, एग्रेसिव स्पेंडिंग का, हमें लगता है कि थोड़ा सा सेविंग के ऊपर और फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना भी ज़रूरी है। जीडीपी का स्ट्रांग होना आपको एक और साइड का विजन नहीं दिखाता है कि इस देश में एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हो रही है। सो बेसिकली इंडिया क्योंकि बहुत बड़ा देश है इसलिए एम्प्लॉयमेंट की हमें बहुत ज़रूरत है। अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर हमारा एम्प्लॉयमेंट नंबर्स कुछ बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं रहा है, और इसलिए आप देखोगे बहुत सारे लोगों को आईटी स्पेस में निकाला भी गया है। इनफैक्ट जो स्टार्टअप्स हैं, जो बेसिकली स्टार्टअप यूनिकॉर्न का हमारा यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, सो अभी फ़िलहाल अप्रॉक्सीमेटली 30,000 से ज़्यादा ले ऑफ्स हुए हैं उस स्टार्टअप्स के थ्रू। एंड आईटी सेक्टर्स में बिकॉज ऑफ द न्यू एआई एंड टेक्नोलॉजी लेवरेज जो करना चाहती हैं कंपनीज, उसके थ्रू भी बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। तो ये सब चीज़ें इंडिया में हो रही है। सो इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी। अब जीडीपी के अलावा और कौन से इंडेक्स को देखना चाहते हैं ये भी हम जरा देख लेते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया कि एफआईआईज अगर इंडिया में आते हैं या कोई दूसरे देश में जाते हैं तो कौन से ऐसे पैरामीटर्स देखते हैं अपार्ट फ्रॉम जीडीपी। तो जैसे कि हमें इंप्रूव करना है एज एन इंडिया, हमें इंप्रूव करना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे, जेन्युइन प्रोग्रेस इंडेक्स पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, इनकम स्टेबिलिटी, इनकम इक्वालिटी के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ग्लोबल पीस इंडेक्स ये भी ध्यान देना है कि वहाँ पर, बिकॉज ये सारी चीज़ें जहाँ पर हम अभी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं वो भी कंसिडर करते हैं ओवरऑल ग्रोथ के अंदर। तो इंडिया में अगर ये सब जो पैरामीटर्स मैंने अभी डिस्कस किया इसमें भी इम्प्रोवाइजेशन होगा तो जो जीडीपी का ग्रोथ है और स्ट्रांग होगा, और स्ट्रक्चरल लेवल पे, बेस लेवल पे भी फाउंडेशन हमारा स्ट्रांग होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वन साइडेड आपका जो ऊपर के लेवल के क्लास के लोग हैं वो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और नीचे लेवल के लोग तकलीफ में हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कि ग्रोथ हो रहा है, विकास हो रहा है, तो बेस लेवल पे सबके लिए होना चाहिए। और इसी के साथ में हमें जो पॉइंटर्स मैंने आपको लास्ट में अभी बताया है, इसमें हम पीछे चल रहे हैं इंडिया में एज अ इकोनॉमी, और हमें इसमें बहुत ज़्यादा सुधार लाने की ज़रूरत है। और जीडीपी तो डेफिनेटली अच्छे कर रही है अभी, और आने वाले टाइम में जैसे जैसे हम और भी प्रोग्रेस करेंगे, बेस लेवल पे और स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस करेंगे, आई एम श्योर कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है।
गाइज आई थिंक सो यू हैव लाइक द वीडियो। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए इन ऑर्डर टू मेक यूट्यूब हैप्पी। अगर आपको की इनसाइट्स मिले हैं इस वीडियो से सो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आई एम मोर देन हैप्पी टू रीड इट। ऑल्सो अगर कोई सजेशन या डाउट्स होंगे तो वो भी आप हमें कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो। अगर इस वीडियो पे अभी तक आप बने हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन बेल नोटिफिकेशन और सब्सक्राइब बटन को हिट नहीं करते। कर दीजिए, पैसे तो नहीं लगते हैं उसके लिए। उसके अलावा अगर आप और कुछ सजेशन हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। इसके अलावा अगर स्टॉक मार्केट पे जो हमारा 360 एनालिसिस का जो हमारा इंटेंट है, अगर आपको पसंद आता है, फंडामेंटल टेक्निकल जानने में आप इंटरेस्ट रखते हो तो हमारे वॉच लिस्ट प्ले लिस्ट पे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वो भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। आई होप यू विल फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू इन ऑल द वीडियोस। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग 360 इन्वेस्टिंग। दिस इज अजीम साइनिंग ऑफ।